दोस्तों, एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर कार दूर से ही चमचमाती हुई एक चौराहे से निकलती है। तो उस चौराहे के जितने भी व्यापारी होते हैं सभी की नज़र उस फॉर्च्यूनर कार पर अटक जाती है। इससे पहले कि वह फॉर्च्यूनर कार उस चौराहे को क्रॉस कर जाए कि पता लगता है कि उस चौराहे पर जाम लगा है, अभी कुछ देर रुकना पड़ेगा। जाम को देखते हुए फॉर्च्यूनर कार को चलाने वाला ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाने लगता है। इतने में ही उस कार का मालिक भी ड्राइवर के बगल में बैठा था। बोलता है कि ड्राइवर, गाड़ी थोड़ा सा रोक लो, क्योंकि यहाँ पर लंबी जाम लगी है। लगता है कुछ देर हम लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। दोस्तों, उस कार मालिक को आज दिल्ली जाना था किसी बेहद ही जरूरी काम से। इसलिए वह लगातार अपनी घड़ी को देखे जा रहा था और यही सोच रहा था कि कब जाम खुले और मैं अपने काम के लिए जा सकूं। दोस्तों, इतने में ही 5 से 6 भिखारिन उस जाम में घुस जाती है और सभी गाड़ियों के पास जाकर भीख मांगना शुरू कर देती हैं। सभी के कपड़े फटे होते हैं, पुराने होते हैं, और तो और सभी भिखारिन के शरीर से बदबू भी आ रही थी। लेकिन उन्हीं में से एक और भी थी जिसको अगर सूट सलवार पहना दी जाए तो लगेगा ही नहीं कि ये भिखारिन है, और तो और वह इतना खूबसूरत होती है कि कोई देखकर बता ही नहीं पाएगा कि ये भीख भी मांगती होगी। लेकिन उसके कपड़े फटे पुराने होने के कारण वो भी उन्हीं भिखारियों में घुल मिल जाती है। दोस्तों, अब नंबर आ जाता है फॉर्च्यूनर कार की। जब उस कार के पास वो लोग भीख मांगने जाती हैं तो होता कुछ ऐसा है कि जिसे सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप यही कहेंगे कि शुक्र है कि मैंने इस कहानी को पूरी सुन लिया, नहीं तो मैं इतनी अच्छी कहानी अपने जीवन में कभी नहीं सुनता। तो दोस्तों, इस कहानी के अंत तक बने रहिए। कहानी बेहद ही दयनीय है, बेहद ही भावुक है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेंगे तो आप बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर नीचे एक सफ़ेद कलर का बटन दिख रहा होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बिना समय गंवाते बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह 14 अगस्त 2015 की है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के कन्नौज की। दरअसल कन्नौज में एक कस्बा लगता है छिमरा मऊ। और साथियों, मैंने कहानी के शुरू में ही बता दिया था कि एक चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर कार जिस कस्बे से गुजरती है वो कस्बा छिमरा मऊ ही होता है। दोस्तों, जब छिमरा मऊ में जाम लग जाता है, कार को वहां पर रोकना पड़ता है। और जब 4-5 भिखारिन उस कस्बे में जब घुस जाती हैं, भीख मांगना शुरू कर देती हैं, तब नंबर आ जाती है उस फॉर्च्यूनर कार की। साथियों, फॉर्च्यूनर कार का जो ड्राइवर था उसका शीशा थोड़ा सा नीचे होता है और एक भिखारिन उस शीशे में अपना हाथ डालने की कोशिश करती है और भीख मांगने की प्रयास करती है। इतने में ही जो ड्राइवर होता है बहुत ही भड़क जाता है, उनको बुरा भला करने लगता है। कहता है तुम लोगों का रोज का यह काम है और यहाँ से चली जाओ, बाद में आना। साथियों, ये बात जब ड्राइवर के बगल में बैठा उस कार का मालिक जिसका नाम सत्येंद्र चौहान होता है, वह जब इस बात को सुनता है तो ड्राइवर को रोक देता है। अपने जेब में हाथ डालकर कुछ नोटों की गड्डी निकालते हैं और उन भिखारिन को 100-100 रुपए देना शुरू कर देते हैं। जो 5वीं भिखारिन होती है वह कार से थोड़ा सा दूर में रहती है। इतने में ही दोस्तों, जो जाम होता है वह खुल जाता है और ड्राइवर गाड़ी को आगे लेकर चला जाता है। 5वीं भिखारिन चिल्लाने लगती है, ओ साहब, मुझको नहीं दिए, ऐसे ही चले जा रहे हो। जब इतना बात सत्येंद्र चौहान के कानों तक पहुंचती है और ड्राइवर से तुरंत गाड़ी को रोकने के लिए कहते हैं। और जैसे ही वह 5वीं औरत सत्येंद्र चौहान के सामने आकर अपना हाथ फैलाती है और सत्येंद्र चौहान उसके हाथ पर 100 रुपया रख भी देते हैं, फिर उनकी नज़र जब उस औरत पर पड़ती है तो वह नाम लेकर कहते हैं कि रूबी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रूबी जब उनको देखती है तो बोलती है, आप तो सत्येंद्र हैं। दोस्तों, वह लड़की, वह भिखारन कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की तलाकशुदा पत्नी होती है जो किन्हीं कारणों से 3 साल पहले वह तलाक दे चुकी थी। जब सत्येंद्र चौहान रूबी को देखते हैं वह आश्चर्य हो जाते हैं, पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। दोस्तों, रूबी बोलती है
कि मैं सब कुछ बताऊंगी, मुझे कुछ समय चाहिए। इतना कहकर वो अपना हाथ पीछे कर लेती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से असहमत होते हैं और सत्येंद्र चौहान गाड़ी का दरवाजा खोलकर उस रूबी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है। दोस्तों, रूबी कहती है कि मुझे कुछ समय लगेगा, मैं इतना जल्दी नहीं बता सकती हूँ। तब जो सत्येंद्र चौहान होते हैं वह उसका हाथ पकड़कर अपने फॉर्च्यूनर कार में बैठा लेते हैं। इतना देखकर दोस्तों, जो भी उस कस्बे के, जो भी उस चौराहे के व्यापारी होते हैं उस घटना को देख रहे थे और उनके मन में ये आ रहा था कि ये अमीर आदमी एक बेसहारा औरत को, एक गरीब औरत को जबरन अपने गाड़ी में बैठा रहे हैं और लगता है कि अब इसके साथ वह रंगरलियां मनाएंगे, किसी होटल में लेकर जाएंगे। दोस्तों, जो उस भिखारिन के साथ और भी जो 4-5 भिखारिन होती हैं वो भी आपस में चर्चा करने लगती हैं कि देखो, ये तो कितनी खराब औरत है, हम लोग तो इसको अच्छा जान रहे थे, इसका शकल सूरत अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी अमीर के साथ वह गाड़ी में बैठकर मुंह काला करने के लिए चली जाएगी। सब लोग आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि उस गाड़ी को कुछ लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। कहते हैं कि साहब, आप भले अमीर हैं लेकिन आप किसी बेसहारा, किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप उसके साथ जबरदस्ती उसको कार में बैठा कर नहीं लेकर जा सकते हैं। जब वह रूबी इस बात को सुनती है तो सभी को वह आश्वासन दिलाने की कोशिश करती है कि ये मुझे जबरन नहीं बैठाए हैं, बल्कि मैं अपनी मर्जी से बैठी हूँ और ये कोई और नहीं बल्कि 3 साल पहले मेरे तलाकशुदा पति हैं। दोस्तों, जब इतना बात सब लोग सुनते हैं तो सब व्यापारी आश्चर्य हो जाते हैं। यार, ये तो भिखारिन रोज यहाँ पर भीख मांगती है, ये तो इतनी गरीब है, इसके हस्बैंड इतने अमीर कैसे हो सकते हैं। सब आपस में चर्चा करने लगते हैं और अपने अपने दुकान पर वापस लौट जाते हैं। इतने में ही जो सत्येंद्र चौहान होते हैं कहते हैं कि ड्राइवर से गाड़ी ले जाकर किसी होटल पर लगा दो। ड्राइवर ले जाता है, गाड़ी एक होटल पर लगाता है और सत्येंद्र चौहान उस ड्राइवर को कुछ रुपए देते हैं और कहते हैं कि जाओ, इसके लिए, रूबी के लिए कुछ नए कपड़े और चप्पल लेते आना। ड्राइवर वहां से कपड़ा लेने के लिए निकल जाता है। कपड़ा लेकर जब आता है तो सत्येंद्र चौहान रूबी से कहते हैं कि जाओ, एक महिला बाथरूम होगा, उसमें तुम अच्छे से नहा कर नए नए कपड़े पहन कर आओ। रूबी जाती है, नहा कर जब वह नए कपड़े पहन कर आती है तो सत्येंद्र चौहान आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने वो लड़की, वो उनकी तलाकशुदा पत्नी आज भी एक नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। भले वह भीख मांगने का काम करती थी लेकिन आज भी उसका चाल ढाल, उसकी अदाएं किसी अमीर घर से कम नहीं थी। दोस्तों, इतना देखने के बाद सत्येंद्र चौहान रूबी से कहते हैं कि देखो, मुझे बहुत ही जरूरी काम से दिल्ली जाना है और तुम अपना एड्रेस दे दो। जब मैं दिल्ली से 2 दिन के बाद वापस आऊँगा तब तुमसे मिलूंगा और जो भी हकीकत है, जो भी कहानी है, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए जो भी तुमको खाना पीना है, जो भी तुमको अगर पैसे की ज़रूरत है तो तुम ले लो और मैं दिल्ली से वापस आते ही तुमसे संपर्क करूँगा। वहां से इतना कहकर सत्येंद्र चौहान अपने कार्य के लिए दिल्ली निकल जाते हैं और इधर रूबी भी अपने घर पर आ जाती है। दोस्तों, शाम हो जाती है, धीरे धीरे रात भी हो जाती है। सत्येंद्र के मन में बस रूबी का ख्याल आता है और रूबी के मन में सत्येंद्र का ख्याल चल रहा था। साथियों, 2 दिन बीत जाते हैं। अब जब सत्येंद्र चौहान रूबी के बताए हुए एड्रेस पर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर रूबी तो है ही नहीं। तो उनको पता लगता है कि शायद वह फिर उसी कस्बे में गई होगी, शायद वह भीख मांग रही होगी। वहां से वह गाड़ी को लेकर फिर उस कस्बे में आते हैं और कुछ समय ढूंढने के बाद रूबी मिल जाती है। रूबी से कहते हैं कि आओ, कार में बैठो, जरा हम भी देखें कि तुम्हारा घर कहाँ है। रूबी कार में बैठ जाती है और रूबी के बताए हुए अनुसार जहां पर सत्येंद्र जाते हैं वहां पर एक कचड़ा एरिया होता है और वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी होती है जिसमें रूबी रहती है। रूबी जैसे ही सत्येंद्र को अपने झोपड़ी में लेकर जाती है तो सत्येंद्र का नज़र वहां पर टांगे हुए 2 फोटो पर पड़ता है, जिसमें एक तो रूबी का फोटो होता है और दूसरे में सत्येंद्र होते हैं। इतना देखते ही सत्येंद्र बहुत ही भावुक हो जाते हैं और भावुक मन से रूबी से पूछते हैं कि रूबी, हम दोनों तो अलग हो गए थे, हम दोनों का तलाक हो गया था, तुमने हमसे 40 लाख रुपए लिए थे जुर्माने के तौर पर, तो फिर आज इस
फोटो कॉल लगाने का क्या मतलब है? रूबी बहुत ही भावुक हो जाती है, अपने रोते हुए गिरते हुए आंसुओं से कहती है कि दरअसल भले ही हमारा तलाक हो गया था, लेकिन मैं तुमसे कभी भी तलाक लेना चाहती ही नहीं थी। मेरी बिना रजामंदी के ये तलाक हो गया था। मेरे घर वाले इसमें बहुत ही हस्तक्षेप कर दिए थे। सत्येंद्र पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? दरअसल दोस्तों, रूबी के घर उसका एक जीजा होता है और उसके माता पिता के साथ साथ उसका एक छोटा भाई भी होता है। और इधर सत्येंद्र अपने माता पिता का एक लौता बेटा होता है। इसके पास अथाह संपत्ति होती है, अगर 7 पुश्त बैठ कर खाए तब भी नहीं खत्म होने वाली थी। और रूबी के घर का जो जिम्मेदार होता है, जो मुखिया होता है, वो बल्कि रूबी का जीजा ही होता है। जो भी वह कहता है उसके परिजनों को वो बात माननी पड़ती है। एक दिन क्या होता है कि रूबी का जीजा रूबी के लिए जब शादी ढूंढना शुरू करता है और जब उसकी मुलाकात सत्येंद्र चौहान से होती है, उसके घर जाता है, देखता है यार इसके पास तो अथाह धन है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है। वह मन ही मन सोच लेता है चाहे कुछ भी हो जाए, रूबी की शादी यहीं पर मैं करवाऊंगा। होता भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। सत्येंद्र रूबी को पसंद कर लेते हैं और ये शादी संपन्न हो जाती है। 1 से 2 साल ये वैवाहिक जीवन बहुत ही साकुशल गुजरती है। लेकिन जो रूबी का जीजा होता है वह रूबी के परिजनों को भड़काने की कोशिश करता है। उनसे कहता है कि देखो, जो सत्येंद्र है उसके पास इतनी संपत्ति है, अगर हम रूबी का उससे तलाक करवा देते हैं तो इतनी संपत्ति हम लोगों को मिल जाएगी कि जिससे हमारी जीवन एकदम अच्छे से गुजर जाएगी, पैसों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। अब इस बात से रूबी के परिजन भी बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं, सहमति जता देते हैं। अब कहीं ना कहीं रूबी को भड़काने की कोशिश करते हैं और रूबी इस बात से अनजान होती है। वह अपना बसा बसाया घर उजाड़ने में लग जाती है। रूबी हमेशा उनसे झगड़ा करने लगती, कभी सत्येंद्र से झगड़ा करती तो कभी उसकी माँ से झगड़ा करती। और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि अब तलाक ही लेना पड़ जाता है। रूबी अपने परिजनों के कहे के अनुसार वह कोर्ट में तलाक का अपील कर देती है। और बात जब तलाक की आती है तो जो रूबी का जीजा होता है उसको तो पहले से ही पता था जितना भी धन मांग सको उससे मांग सकते हो। और वह रूबी से कहता है तुम 40 लाख रुपए की मांग करना। इधर जो रूबी होती है अपनी जीवन यापन के लिए सत्येंद्र से 40 लाख जुर्माना के तौर पर मांग करती है और उस पैसे को सत्येंद्र को देना भी पड़ जाता है। दोस्तों, सत्येंद्र रूबी को बहुत ही रोकता है, बहुत ही उससे हाथ पैर जोड़ता है कि तुम मत जाओ छोड़कर, लेकिन रूबी किसी की नहीं सुनती है। वह सत्येंद्र से तलाक लेकर 40 लाख रुपए लेकर उसको वहीं कोर्ट में छोड़कर चली जाती है। अब इधर इन दोनों की जो वैवाहिक जीवन होती है एक दूसरे से अलग हो जाती है। दोस्तों, जो भी 40 लाख रुपए रूबी के अकाउंट में आए हुए थे, तो जो रूबी का जीजा होता है कहीं ना कहीं वह रूबी को भरमाने की कोशिश करता है। कहता है कि देखो, तुम्हारी शादी मैं एक बहुत ही अच्छे लड़के से करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे खानदान से है, लेकिन तुम तो तलाकशुदा हो, तो शायद वह शादी ना करे। ऐसा करो कि जो तुम पैसा पाई हो उसका तुम खुद का जमीन ले लो और मकान बनवाओ, जिससे वह लालच में आकर तुमसे शादी कर ले। रूबी उसके बातों में आ जाती है और जमीन खरीदने के लिए अपने जीजा को 30 लाख रुपए दे देती है। 30 लाख रुपए पाने के बाद वह पैसा हड़प लेता है और भी ऐसे वैसे इधर उधर की बातें बताकर रूबी से वो भी 10 लाख रुपए ले लेता है। जब रूबी के पास पूरा पैसा खत्म हो जाता है और इधर जो रूबी का छोटा भाई होता है इसकी शादी भी हो जाती है। जो उसकी भौजाई जो आती है वह रूबी को देख ना सहाती थी, हमेशा उसको आनी बानी मारती थी, तंज कसती थी। रूबी अब पहले तो वह जब उसकी शादी हुई थी तो वह उतना मैच्योर नहीं हुई थी, उतनी बड़ी नहीं हुई थी, तो वह अनजान रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसको सब बातें समझ में आ रही थी कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही एक धोखाधड़ी का खेला हो चुका है। रूबी वहां से अपना जो घर है वहां से वो लोग निकाल देते हैं रूबी को, और वह जब अपने जीजा के पास जाती है कुछ मदद की गुहार मांगने, तो उसका जीजा भी यह कहकर उसको भगा देता है कि जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी।
रूबी बहुत ही हताश निराश होकर एक सड़क पर फुटपाथ पर जाकर बैठी रहती है। कुछ दिन हो गए थे, वह भूख से तड़प रही थी, कोई उसको कुछ खिलाने वाला नहीं होता है। इसी बीच कुछ भीख मांगने वाली औरतें जब वहां से गुजरती हैं तो उसको देखती हैं और रूबी को भी अपने साथ में ले लेती हैं। शुरू शुरू में तो रूबी भीख मांगने से थोड़ा सा शर्मा रही थी, कतरा रही थी, लेकिन समय के अनुसार उसको आदत पड़ जाती है और वह उन्हीं औरतों में घुल मिलकर भीख मांगना शुरू कर देती है। जब इतना बात सत्येंद्र सुनता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी रोने लगता है। फिर अचानक से जो रूबी होती है वह सत्येंद्र से पूछती है, अच्छा ये बताओ माँ जी कैसी हैं? वो तो मुझे बहुत मानती थी, बहुत लाड प्यार करती थी, अब उनकी तबीयत कैसी है? सत्येंद्र कहता है कि देखो, माँ तो तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती है। वह तुम्हारे बारे में हमेशा पूछती है कि मेरी बहू नहीं आएगी क्या? अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको कौन बताए कि उनकी बहू तलाक लेकर वह चली गई है और अब हमारे जीवन में कभी आने वाली नहीं है। रूबी कहती है, अगर प्यार सच्चा हो, इंसान नेक हो, तो फिर हम दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन इतना बात सुनते ही सत्येंद्र कहता है, नहीं, हम लोग धार्मिक तौर पर, कानूनी तौर पर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब हम लोगों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं निकलता और अब हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं। वह रूबी से कहता है, देखो, महीने में मैं तुम्हारे पास पैसे भेजा करूंगा, तुम भीख मांगना बंद कर दो, जो भी तुम्हारी जरूरत की वस्तुएं होंगी मैं तुम्हारे लिए लाया करूंगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठने ही वाला था कि रूबी जाकर उसके पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। रोते रोते वह उस सत्येंद्र से कहती है कि देखो, मेरा एक बार सिर्फ सासू माँ से बात करवा दो, उनका बहुत याद आ रहा है, बस एक बार उनसे मेरी बात करवा दो। अब जो सत्येंद्र होता है वो भी कहीं ना कहीं नम हो जाता है और फोन निकाल कर अपने माँ के पास जब कॉल लगाता है, कहता है कि माँ, जिसके लिए तुम बहुत परेशान रहती थी वो रूबी आज मुझसे मिली है, तुमसे बात करना चाहती है। इतना बात सुनते ही सत्येंद्र की माँ बहुत ही खुश हो जाती है, उत्साहित हो जाती है और कहती है कि बेटा जल्दी से उसको फोन दो, मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। वो लोग कुछ मिनट तक बातें करते हैं। तब सत्येंद्र की माँ कहती है कि बेटा, तुम मोबाइल मेरे बेटे को दे दो, यानी कि सत्येंद्र को। रूबी फिर मोबाइल सत्येंद्र को जब देती है तो सत्येंद्र की माँ कहती है कि बेटा ऐसा करो कि तुम बहू को लेकर घर आ जाओ। अब जो सत्येंद्र होता है वह बहुत ही प्रयास करने के बाद भी अपनी माँ की बात टाल नहीं सकता है, इसीलिए वह न चाहते हुए रूबी को कार में बैठा कर जब घर लेकर आता है तो देखता है कि उसकी माँ एक पूजा की थाली लेकर आरती सजाए हुए द्वार पर खड़ी है। जैसे ये दोनों उस घर में प्रवेश करते हैं, वो बूढ़ी माँ इन दोनों का फिर से आरती उतारती है और अपने बहू के गले लगकर रोने लगती है। दोनों जब सास बहू रोती हैं, कुछ घंटों तक बातें करते हैं और उसकी माँ कहती है कि बेटा अब तुम छोड़कर मत जाना, तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रह जाओ। सत्येंद्र इसी पर बोल पड़ता है, कहता कि नहीं माँ, जो औरत हम लोगों को बीच मझधार में छोड़कर चली गई, कुछ पैसों की लालच में 40 लाख रुपए इसने कोर्ट में मुझसे मांगे भी और मेरी जो बदनामी हुई वो अलग से हुई, क्या इसके बाद भी तुम इस महिला को अपने घर में रखना चाहोगी? उसकी माँ कहती है कि देखो बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। गलतियां तो इंसान से ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंसान की गलतियां माफ कर दी जाए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इतना कहने के बाद जो सत्येंद्र होता है वो भी कहीं ना कहीं उसको अपनाने के लिए राजी हो जाता है और ये दोनों फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या अगर लड़का उसको छोड़ा होता और लड़की अमीर होती तो क्या वह लड़की सत्येंद्र को अपनाती? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मिलते हैं फिर एक ऐसे ही प्यारी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।